चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन जो रेलवे का अपना एग्जाम होता है उसके अंदर। टोटल इस सीरीज में हम लोग 39 सेट्स की चर्चा करेंगे बारी बारी से, ठीक है। जो भी और इसमें क्या होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 13/8/2018 को, मतलब 13/8/2018 को लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसके स्टेज 1 के अंदर जो शिफ्ट 1, 2 और 3 के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए सबको एक जगह लाके उनकी चर्चा करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। मतलब क्या रहा है पहला हमारा कि चंद्रमा पर जो है मून के ऊपर जी का मान 1/6 है जी के मान के, किसके, अर्थ के। ये पहला कंडीशन कह रहा है। दूसरा कह रहा है यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर इतना मीटर ऊंचा उछलता है, मान लो कितना ऊंचा पृथ्वी पे, मतलब अर्थ के ऊपर कितना हाइट तक जाता है ये हमारा कितना 1.5। तो कह रहा है तो चांद पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। तो बताइए कितनी हाइट तक जाएगा, किसके ऊपर, मून के ऊपर, वाट। यही नई चीज क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। देखिए 90% क्वेश्चन उसी समय सॉल्व हो जाता है जब आप इसको समझ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ठीक है। यहाँ भी अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण और s हमारी क्या होती है, दूरी होती है, जो यहाँ हम लोग h से लिखे हैं। लो यहाँ लिखना चाहे तो se और sm मून के लिए। तो यहाँ पे भी अधिक जिस समय बहादुर कोई होता है, जैसे मान लो ये हमारा सतह है और जब ये उछलेगा, मान लो यहाँ उछल के पहुंचा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। और वापस से वहां से बंदूक नीचे की तरफ, पहले उछला तो ऊपर की तरफ जा रहा था और उछलने के बाद जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो बंदूक नीचे की तरफ आएगा। तो उस समय वेलोसिटी क्या होती है, जिससे हम अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसलिए वेलोसिटी वहां जीरो हो जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग कुछ होगा प्लस 2। चूंकि ये उछल ऐसे रहा है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, चलो u के डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। लेकिन g हमेशा किस तरफ लगता है, नीचे की तरफ। यदि ऊपर वाले को प्लस मानते तो नीचे वाले को क्या मानना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ये दोनों क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे g क्या, a क्या हो जाएगा -g के, और s तो हमारा s है। तो यहाँ से हम लिखते तो क्या लिखते, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u² माइनस 2gs, और लिखते तो लिखते u² इज इक्वल्स टू 2gs, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको s के टर्म में चाहिए ना, s बराबर u² 2g। दोनों बहादुर एक ही है, दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी उछलने का। तो यहां से हम कह सकते हैं s जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा g के। तो इसी वाले इक्वेशन को यूज करेंगे और बना डालेंगे इसको। तो कहाँ के लिए पूछा जा रहा है, हमको चंद्रमा के लिए पूछा जा रहा है। तो sm/s कहाँ अर्थ है e, बराबर इसको लिखा जा सकता है g कहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उल्टा लिखेंगे तो g ऑफ मून, ठीक है। हम क्या जानते हैं क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, मून के रिस्पेक्ट में देकर रखा है अर्थ का। तो यहाँ से लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, और लिखना चाहो तो ये भी तो लिख सकते हैं, g किसका, अर्थ बराबर 6g ऑफ मून। तो लिख लेते हैं यहाँ से 6/gm, यहाँ से ये कट गया तो यहाँ से हमको क्या मिला, sm/se बराबर 6। तो यहाँ से लिख सकते हैं मून पे मतलब sm बराबर 6se, और 6 इंटू se मतलब चंद्रमा पे कितना उछलेगा, सॉरी अर्थ पे कितना उछलेगा। तो se की वैल्यू कितनी है, 1.5 क्या है भैया, मीटर। तो 1.5, तो इसको करेंगे तो क्या 9 मीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, 9 मीटर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि ये कैसे हुआ, लास्ट में जाके यूज कर लिए, आंसर अपना आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन से भौतिक विदों ने उत्प्लावन बल मतलब बॉइंट फोर्स के अस्तित्व की
व्याख्या की थी। तो पॉइंट फोर्स के बारे में, उत्प्लावन बल के बारे में हमारे आर्किमिडीज साहब ने दिया था, सिंपल सा है, ठीक है। पास्कल्स लॉ भी हमारा फ्लूइड के टर्म में ही आता है, जैसे कह सकते हैं जब कोई द्रव्य स्थिर अवस्था में होता है तो उसके अंदर जो प्रेशर, किसी पॉइंट की बात की जाए, वहां पर जो दाब होता है वो चारों साइड से, ठीक है, इक्वल अमाउंट में लगता है उसके ऊपर। तो आर्किमिडीज ने हमको दिया था किसका, उत्प्लावन बल का। पास्कल साहब ने पास्कल्स का नियम दिया, कुलम्ब, किसके, कुलम्ब बल जो आवेश के बीच में लगता है। जबकि न्यूटन साहब ने किसका दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो किसी द्रव्यमान के बीच में लगता है, ठीक है। उत्प्लावन बल क्या होता है, थोड़ा सा परिभाषा भी याद रखेंगे, किसी तरल द्रव्य या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल। जैसे ये देख रहे हैं, ये क्या है, आंशिक रूप से डूबा हुआ है, तो इसमें ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा, बुआयंसी, या सिंपल सा कह सकते हैं बुआयंट फोर्स कह सकते हैं। और नीचे की तरफ जो हमेशा लगता है वो क्या होता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा का ए। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्न से कौन सी एक सतही घटना है, सतह पे होने वाली घटना, ठीक है। जैसे पहला क्या है, उबलना, उबलना इसी को कहते हैं। पानी जो उबलता है वो सतह की घटना नहीं होती है, पूरा का पूरा पानी गर्म होता है एक बार में, ठीक है, तो वो सतह की घटना नहीं है। दूसरा पिघलना, जैसे ये आइसक्रीम पिघल रहा है तो ये पूरी की पूरी आइसक्रीम पिघल रही होती है, ठीक है, सिर्फ ऊपर का आइसक्रीम नहीं पिघलता, ऐसा लगता है कि ऊपर का पिघल है लेकिन पिघलता पूरा है। ओके, तीसरा क्या है, वाष्पीकरण, कपड़े को आप सुखाते हो, प्रैक्टिकली देखे होगे, कपड़े को यदि मोड़ के रख दो, मतलब ऐसे फैला के सुखाते हैं, यदि उसको मोड़ के सुखाओगे तो जल्दी सूखेगा नहीं, उसको क्या करते हैं, फैला के सुखाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, फैलाने से क्या होता है, इसका इवेपोरेशन, वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है, तो इसको कह सकते हैं सतही घटना है। नेक्स्ट कह सकते हैं जमना, जैसे बर्फ, आइस, ठीक है, वो वाटर जमता है तो आइस बनता है, तो वो भी हमारा क्या है, पूरा पूरा होल प्रोसेस होता है, ना कि सतह पे ही सिर्फ होता है। तो कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का सी। उम्मीद है ये कपड़ा वाला तो आपको अच्छे से प्रैक्टिकली भी करके बैठे हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², ठीक है, एकदम याद है, सबको याद है। तो हाफ तो बदल नहीं सकता है, किसी का भी द्रव्यमान नहीं बदलता है, बदल कौन सकता है, उसका वेग बदल सकता है, वेलोसिटी बदल सकती है, तो ये सिर्फ बदलने वाला बहादुर होता है। तो कह सकते हैं कौन बदलेगा, इसकी गति बदलेगी, बाकी कुछ भी नहीं बदलने वाला, जिससे काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़े। कह रहा है 10 ओम के दो समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है, 10 ओम का दो प्रतिरोध ले लेते हैं, 1 2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जोड़ दिए। फिर क्या कह रहा है, जुड़े, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। चलो एक 10 ओम वाले के साथ इसको जोड़ दिया, 10 ओम, ठीक है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध डैश के बराबर होगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट वाला है, तुल्य बताना है क्या होगा। तो इस दोनों को जब समानांतर जुड़ा हुआ है तो इसको हमको याद होगा, फॉर्मूला होता है 1/, जब पैरेलल होते हैं तो इसका हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1/rp, यदि हम निकालते हैं तो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, मतलब ये हो गया 2/10, 1/rp बराबर। तो यहाँ से rp बराबर हो जाएगा कितना, ये कट गया 5, तो 5 ओम। तो इसके बराबर यदि हम किसी को, ये 5 ओम का और ये हमारा 10 ओम का। अब ये कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता है, इसके लिए क्या होता है R1 प्लस R2, तो 5 प्लस 10 मतलब 15 ओम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 ओम। ये सबसे आसान क्वेश्चन कहा जा सकता है कि बराबर पूछा जाता है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा 15 ओम कैसे हुआ। मतलब ये दोनों जो बहादुर है, ये दोनों, इसी दोनों को हमने जोड़ के कितना निकाला 5 ओम, और इसी यहाँ लिख दिए, इसके साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है तो लिख दिए, कर लिए सॉल्व। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यदि किसी
सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है, तो यह क्या है? मतलब ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है। तो सबसे पहली बात तो दर्पण का क्या होती है, शक्ति नहीं होती है, डायोप्टर में सब कुछ नहीं दिया जाता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है या लेंस की जो शक्ति होती है, मतलब लेंस की ही होती है, दर्पण की नहीं होती है। तो सिंपल सा ये तो हमारी पहले ही खत्म हो गया कहानी। अब रह गया उत्तल और अवतल लेंस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ, या इसी को लिख सकते हैं 100/f, p इक्वल्स टू, तो यहां से यदि हम सॉल्व करें तो f बराबर लिख सकते हैं 100/d, 100/d कितना 2, तो मतलब हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा जब लिया जाता है तो मीटर में, और ये जब लेते हैं तो सेंटीमीटर में। तो हमारा कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्या आया है प्लस में। तो प्लस में जब होता है तो फोकल लेंथ यदि धनात्मक हो तो हमारा मतलब उसको किसको कहा जाता है, उत्तल लेंस का फोकल लेंथ धनात्मक होता है, जबकि अवतल का ऋणात्मक होता है, और समतल दर्पण का अनंत होता है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी ना एक कर्व बना रहा है। ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक, तो यहाँ धनात्मक का है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। तो ये वाले टर्म को भी याद रखेंगे। डी से जो लिखा जाता है इसका मतलब होता है डायोप्टर। ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, पूछा जाता है बार बार, ध्यान रखना है इसको भी। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। 10 मीटर की ऊंचाई से, मान लो यहाँ पे गिराना है इसको, यहाँ कहाँ से गिराते हैं, यहाँ से गिराया जा रहा है, कितने मीटर से, 10 मीटर से। ठीक है, यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। मतलब इस जमीन से टकराने के बाद ये कितना 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस से उछल गई। ठीक है, टकराने के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते हैं, ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। यदि यहाँ पे जब यह पे है, यहाँ पे इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और यही यहाँ तक पहुंचते पहुंचते किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, सॉरी स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगा अपना गतिज ऊर्जा के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो कह सकते हैं इस पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। यहां पहुंचते पहुंचते वो किस में बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ½ mv²। ठीक है, तो m से m साफ, यहां से लिख सकते हैं 2gh बराबर v²। तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √2gh। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक फंडा मतलब फॉर्मूला निकालिए यहां से, अब इसी को यूज करेंगे। क्या कह रहा है, यहां से कितने का एनर्जी का हानि हुआ है। ठीक, तो हानि का मतलब क्या है कि जो फाइनल वाला होगा वो कम होगा और इनिशियल वाला ज्यादा होगा, यही होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 1 ज्यादा होगा और ये हमारा 2 कम होगा, और शुरुआत वाले से भाग करना है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100% कर दोगे तो ये हमारा परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग क्या निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियल हमारा कौन सा था, काइनेटिक एनर्जी 1, फाइनल में से इनिशियल करते जब प्रॉफिट की बात होती है, यहाँ लॉस की बात हो रही है तो इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1 की बात करेंगे तो क्या होगा, ½ mv1 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv2 का स्क्वायर बाई ½ mv1 का स्क्वायर। ये ½ m सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अब ये मत पूछिएगा कैसे कैंसिल करेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बाई v1 का स्क्वायर। मतलब ये हमारा हो गया v1 की कहानी, ये हो गया हमारा v2 की कहानी। ठीक है, तो v1 इस वाले फॉर्मूला से निकालते हैं, तो v1 इक्वल्स लिखते तो क्या लिखते, v1 बराबर लिखते √2gh1 और v2 बराबर लिखते तो क्या लिखते √2gh2 रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर है, v1 का स्क्वायर मतलब 2gh1, सिंपल सा लिखते हैं इसको। तो 2gh1 माइनस 2gh2 डिवाइडेड बाई 2gh1। तो 2g से 2g
ये भी साफ। यहाँ क्या बचा हमारा H1 माइनस H2, गड़बड़ है, इरेजर लगा के H1 माइनस H2 बाई H1 और 100% मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। तो H1 कितना है हमारा 10 माइनस 2.5 मतलब 7.5 डिवाइडेड बाई H1 कितना है 10 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 75%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस कितने का हुआ है, ऊर्जा में हानि 75%। कुछ नहीं किया, सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर लिया हाईएस्ट पॉइंट पे। mgs यहाँ से v का एक फॉर्मूला निकाले, v1 v2 निकाले। परसेंटेज लॉस के लिए फाइनल माइनस इनिशियल नॉर्मली हम लोग करते हैं जब प्रॉफिट की बात होती है, जब लॉस की बात होती है तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 रख दिए। अब दोनों में से हाफ एम इसमें भी है तो दोनों में से हाफ एम कॉमन लिए और इसके नीचे वाले में हाफ एम है, सबको काट लिए। तो यहाँ से क्या बचा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड v1 का स्क्वायर। अब इस वाले को यहाँ लाके पुट कर दिए, फिर कट्टम कुट्टी किए कॉमन लेके, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया 75%। उम्मीद है ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो 75% सातवां का आंसर डी। आठवां का निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में, ये हमारा पवन ऊर्जा की कहानी है। और सोलर प्लेट जो लगा रहता है वो हमारा क्या होता है, सोलर प्लेट हमारा सौर ऊर्जा की कहानी है। और पवन ऊर्जा मतलब ये बड़े बड़े चक्की जो लगे रहते हैं वो हमारी पवन ऊर्जा की कहानी है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति पैदा करती है, कभी कभी, ठीक है, कभी नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा भी नहीं है, अक्सर भी नहीं है। तो सौर ऊर्जा हमारा कैसे पैदा होता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है, ठीक है। प्रकाश जब किसी सेमीकंडक्टर के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, हमारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो कह सकते हैं सौर ऊर्जा कन्वर्ट होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण और उससे हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किस प्रक्रिया के कारण बदलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का ए। नेक्स्ट हमारा है एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। लीजिए पश्चिम हमारा इस तरफ है तो 3 किलोमीटर एक्स चलता है, ओके। और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर चलता है, मुड़ के आता है और 4 किलोमीटर उत्तर चलता है। उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ है तो उत्तर चलता है, ठीक है। तो कह रहा है एक्स की यात्रा के आरंभ तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, आरंभ ये, अंत यहाँ, ये दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी कितनी होगी, ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब √16 प्लस 9 मतलब √25 मतलब 5 किलोमीटर। तो आंसर क्या इसका हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। 9th का हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 10th का रहा है हमारा विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता या चालक की, कुचालक की या अर्धचालक की, तीनों का आप याद रखो, पूछता है। तो विद्युत रोधी को कह सकते हैं कुचालक, इसका कितना हो 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर। तो ओम मीटर किस चीज का मात्रक होता है, कह सकते हैं प्रतिरोधकता का, या दूसरा कह सकते हैं इसी का दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। दोनों एक ही चीज का नाम है, दोनों का मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि हमको चालक का पूछता तो इतना, अर्धचालक का पूछता इतना। और याद रखने वाली अच्छी बात है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, वो चांदी होता है, याद रखना है। और ओम मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता कह सकते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों एक ही बात है। और ओम किस चीज का मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोधकता का नहीं, प्रतिरोध का, ये याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, 10th का डी। नेक्स्ट, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे कहा जाता है दर्पण। दर्पण दर्पण तो अंदर की तरफ होता है, ये हमारा दर्पण, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल किधर, समतल तो होगा, समतल, ये सिंपल सा 11th का क्या होगा ए, एकदम इजी सा चीज है। यही ऐसा रहता ऐसा तो इसको क्या बोलते, उत्तल दर्पण बोलते,
ये हमारा अवतल, ये हमारा उत्तल। तो 11th का ए। नेक्स्ट, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब एक ये हमारी आपतित किरण है, ये समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। समतल दर्पण के साथ, ये अभिलंब के साथ नहीं बोल रहा है, समतल दर्पण के साथ बोल रहा है, ठीक है। बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण, मतलब ये जो हमारी बहादुर है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच का कोण ये वाला कितना होगा? यदि ये 20 है तो ये कितना होगा? टोटल यहां से यहां तक 90, तो ये 20 है तो ये कितने होगा? 70। और I बराबर R होता है, हमको पता है I बराबर R, मतलब ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 70। तो 70 + 70 140, 140, तो 140 कौन सा है? ये है। तो हमारा 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 140। उम्मीद है क्लियर, एकदम आसान सा चीज है ये। आप लोग परावर्तन के नियम पढ़े हैं, उसके अंदर सब कुछ है। 12 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलिए 13, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब 4 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर, मतलब S बराबर 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मतलब टाइम कितना लगेगा? मतलब हमको पता है क्या क्या दे के रखा है और क्या निकालना है। तो यहां से हम लोग चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? दूरी पता है, समय निकालना, तो हमको इसके लिए वेलोसिटी चाहिए। इस दोनों को रिलेट करने के लिए वेलोसिटी, और इससे हम लोग निकाल सकते हैं v = क्या होता है? n × वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी दिया है कितना? 4 किलो हर्ट्ज, मतलब 4 × 10⁻3, ठीक है। किलो का मतलब 10⁻3 होता है, इसको लिख सकते हैं इतना, 4 × 10⁻3 हर्ट्ज। और इसको लिख सकते हैं 40 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। हमेशा अपन लोग ऐसा सिस्टम में सबको कन्वर्ट करने के बाद यूज करेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा। तो 4 × 10⁻3 किलो के जगह पे, और इसका हो गया हमारा 40 × 10⁻⁻2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और इंटू 10⁻, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमको वेलोसिटी निकल गया। यदि आप चाहिए तो किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं। ये किलोमीटर में दिया है तो इसको लिख लेते हैं मीटर में, कितना होगा? 2 मीटर। तो हम लोग जानते हैं v क्या होता है? S/T। तो हमको t चाहिए तो t बराबर क्या हो जाएगा? S/v। s कितना चलना है? 3.2 इंटू 10⁻3 मीटर। तो 3.2 इंटू 10⁻3 मीटर, और इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻3। एक पॉइंट अंदर ले लिए तो एक पावर ऊपर बढ़ा दिए, तो कितना? 1.6 इंटू 10⁻3। तो ये हो गया 2 टाइम्स कट गया, तो ये कितना? और ये भी हमारा कट गया, तो कितना हो गया? 2 सेकेंड। तो इसको कितना टाइम लगेगा इतने किलोमीटर चलने में? सिर्फ 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। सुन के अच्छा लगता है, 2 सेकेंड में कहीं पहुंच जाएगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतलब जो दिया है उसको पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट नहीं भी करते हैं तो भी इसको तो करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को। आप वेवलेंथ को नहीं करते तो भी आपका नहीं करना तो पड़ता उसको भी, ठीक है। और यहाँ पे लाके आप चाहते तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में करके डायरेक्ट यूज कर लेते, नहीं तो सबको सबसे आसान तरीका है, कौन उससे झंझट पड़े। सबसे आसान सा तरीका है कि सबको एसआई सिस्टम में लेके आइए, कैलकुलेट कीजिए और जिसमें भी आंसर पूछा उसमें फिर से बदल दीजिए। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम से? ये भैया न्यूटन का तीसरा नियम जानते होंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो क्या प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। तो बंदूक की गोली जो चलती है आगे की तरफ, जितना वो आगे की तरफ बल लगाता है उतना ही वो बंदूक पीछे की तरफ चलाने वाले के ऊपर लगाता है। ओके, यदि हम इसको एक मुक्का मारेंगे, ठीक है, तो जितना हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना ही ये हमारे ऊपर भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गति का तीसरा नियम। पहला दूसरा तो आपको पता ही है। पहला कहता है प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में
अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। दूसरा कहता है हमारा किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के समानुपाती होता है। तो याद रखेंगे तीनों नियम को। फिफ्टीन का निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व होता क्या है? जो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करता है। रेडियो एक्टिव किरणें कौन होती है? अल्फा बीटा और गामा। इसके उदाहरण जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम और रेडियम। यहाँ चेक करेंगे तो प्लूटोनियम है, यूरेनियम भी है यूरेनियम, टाइटेनियम नहीं है और थोरियम तो है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा जा रहा है तत्व तो नहीं है, तो नहीं है का कौन नहीं है भैया? इसमें टाइटेनियम नहीं है। तो और ये इसके साथ कुछ चीजों को याद रखेंगे कि आपको रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। तो जो एसआई सिस्टम के हिसाब से होता है वो होता है बैकरल बीक्यू। जो हमारे अन्य जो नॉर्मल डे में यूज करते हैं, जो सब लोग को पता होता है, वो होता है क्यूरी। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे एसआई सिस्टम के हिसाब से बैकरल और अन्य मात्रक में क्यूरी। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार इतना न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें भी ऐसा ही कुछ था। तो भार जो होता है वो बल होता है और उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ध्यान में रखना है। तो कहाँ पर पृथ्वी की सतह पूछा, तो फोर्स ऑन अर्थ, ऐसे निकालेंगे फोर्स ऑन मून। तो फोर्स ऑन अर्थ का मतलब क्या होता है? मास का मास, अर्थ पे जी की वैल्यू और मास ऑफ मास, और मून पे जी की वैल्यू। एम से एम कट गया। हम लोग जानते हैं इन दोनों का रेशियो क्या होता है। ये लिख सकते हैं जी ऑन अर्थ इक्वल्स टू क्या होता है? 6 गुना होता है बाई जी एम। ये से ये कट गया, तो यहाँ से सिंपल सा आ गया अर्थ पे भार बट्टे मून पे भार बराबर कितना? 6। तो एफ ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 इंटू एफ एम, और 6 गुने फोर्स मून के ऊपर कितना है? बल कितना लगा? लड़के का भार कितना? 300। तो ये हो जाएगा 1800 न्यूटन। तो 1800 न्यूटन। तो पृथ्वी की सतह पर लड़के का भार क्या होगा? 1800 न्यूटन। ठीक है, और चंद्रमा पे उसी का भार कितना दिखा रहा होगा? 300 न्यूटन। एकदम अच्छा, कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया। अपन भी जाके एक बार चेक करवाएंगे। अपन तो कम हो जाएगा, 100-150 ग्राम से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। चलिए 16 हो गया हमारा, 16 का आंसर ए। 17 कह रहा है किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? देखिए, जब ऊंचाई पे होता है कोई वस्तु तो उसके पास होती है स्थितिज ऊर्जा। जब एकदम ग्राउंड लेवल में पहुंच जाता है तो उसके पास सिर्फ बचती है गतिज ऊर्जा। तो यदि हम यहाँ की बात करें, जब ऊंचाई पे है बहादुर, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा 100% है, जबकि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या है? 0 है। जो ये नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा जो है, वो कम होना शुरू होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू होगी। मतलब मान लो 50% पहुंचा तो आधा आधा हो गया। जो ही ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, सतह पे पहुंचेगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि हाइट क्या हो गई? खत्म, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और जो गतिज ऊर्जा है वो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा के अंदर। तो बदलते रहती है, तो कह सकते हैं इसकी स्थिति या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गिर रही है, कैसे नहीं होता भैया? शुरुआत में सिर्फ क्या था? स्थितिज ऊर्जा थी, अंतिम में जाते जाते क्या हो गई? गतिज ऊर्जा बची है। तो फर्क तो पड़ता है दोनों पे। इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, नीचे आने से स्थितिज ऊर्जा कभी नहीं बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। दोनों थोड़ी ना कम हो सकता है। यदि कम होता तो कहाँ जाएगी ऊर्जा? ऊर्जा तो संरक्षित होती है। नेक्स्ट, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सही बात है भैया, स्थितिज ऊर्जा इसकी 0 हो गई लास्ट नीचे आते आते तक, और इसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो बढ़ गई। तो कह सकते हैं इसमें आंसर 17 का डी। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए हम लोग, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सिंपल सा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर हमको रियोस्टेट से हम लोग रेसिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं, लिखे ही है।
उसका वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, विभवांतर कह सकते हैं या वोल्टेज कह सकते हैं, और हमारा एमीटर से करंट मापते हैं या विद्युत धारा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रवाह को मापने वाले यंत्र कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट 18 के बाद आएगा अपना 19। 19 कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग इसकी प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक ऊर्जा का n गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए वेग मान लीजिए शुरुआत में हमारा वेग v था और क्या कर रहा है, प्रारंभिक 2 गुना, मतलब फाइनल में हमारा क्या हो गया 2v, 2 गुना हो गया। ठीक है, तो इस केस में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू हाफ mv²। और इस केस की यदि हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी 2 हमारा क्या होगा, हाफ m2v², मतलब क्या हो जाएगा, हाफ mv² इंटू 4 ऐसा। मतलब ये क्या कह सकते हैं, ये हो गया हमारा 4 इंटू k1, ये हमारा किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी 1 के बराबर है। तो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 2 4 गुनी हो जाएगी किससे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के। तो किधर है भैया, 4 गुनी। एकदम इजी सा है, जो कंडीशन कह रहा है उसको फॉलो कीजिए और चिपकाते चलिए, आंसर कुछ ना कुछ तो अच्छा ही आएगा। यदि समझ के आप करते हैं तो आंसर अच्छा ही आने वाला है, बिना समझे हुए रटन विद्या वाला काम करेंगे तो गारंटी नहीं क्या आएगा। चलिए 19 का हो गया हमारा आंसर नंबर बी। 20 की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा किन का योग होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो हमारा होता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। ठीक है, तो कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। 20 का हमारा क्या हो जाएगा, ए। और थोड़ा सा और बढ़ेगा तो कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी, वर्क कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कह सकते हैं इसका मात्रक जूल होता है। और एक अन्य मात्रक की बात करें तो किलोवाट आवर भी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल, बताए हैं किसी क्वेश्चन में। तो 20 का हो गया ए। चलिए 21 की बात करें, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। देखिए यदि माध्यम होगा तो ही ध्वनि गुजर सकता है, जहां माध्यम नहीं वहां ध्वनि नहीं गुजर सकता है। ठोस में सबसे तेजी से गुजरता है, द्रव में उससे कम, और जो हवा होती है उसमें उससे भी कम। ठीक है, जैसे देखते होंगे ट्रेन आ रही होती है तो पटरी पर कान लगाने से ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, लेकिन हवा में ऐसे नहीं सुनाई देती है, तो उसके लिए माध्यम होना जरूरी होता है। तो कहाँ नहीं होता माध्यम, यदि बात करें वायु में भी होता है, तरल में भी होता है, ठोस में भी होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, उससे कम तरल में, और उससे भी कम वायु के अंदर। और जो नहीं होता है वो होता है जहां कोई माध्यम नहीं है, मतलब निर्वात या वैक्यूम। ठीक है, तो थोड़ा सा और ध्वनि तरंगों के बारे में जानकारी रखिए। पहला चीज होता है ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ये 3 टाइप की तरंगे होती है। पहला हमारा श्रव्य तरंगे, मतलब जिसको मनुष्य सुन सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। इसके नीचे जो हमारा होता है 20,000 से कम वाला, उसको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता। इसको कौन सुन सकता है, गैंडा, हाथी जैसे जो जानवर होते हैं वो सुन सकते हैं। और हमारा पराश्रव्य होता है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, इसको भी इंसान नहीं सुन सकता। कौन सुन सकता है इसको, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, चूहे, ये सब सुन सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, खासकर पूछा जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या आंसर आया, जो नहीं गुजर सकते जहां से ध्वनि तरंगे वो होता है निर्वात। ठोस में सबसे ज्यादा, उससे तरल में उससे कम, हवा में सबसे कम गति होती है उसकी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 22, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति, पावर, शक्ति की इकाई क्या होती है। जब भी आप मोटर वगैरह खरीदने जाते हो क्या बोलते हो उसको, कि इतने एचपी का हमको दीजिए, हॉर्स पावर। ठीक है, तो हॉर्स पावर किसका, शक्ति का मात्रक होता है, तो कह सकते हैं हॉर्स पावर। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का। इसके अलावा यदि आपको थोड़ा सा सुधारना है, शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय, इसका मात्रक क्या होता है, वाट, किलोवाट या जूल पर सेकंड कह सकते हैं। हॉर्स पावर इसका क्या है, व्यवहारिक इकाई है, मतलब कॉमर्शियल यूनिट। और 1 एचपी बराबर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 1 एचपी बराबर 746 वाट, याद रखेंगे। और कार्य ऊर्जा का मात्रा पीछे ही बताए थे, जूल होता है। और विद्युत ऊर्जा के लिए किलोवाट आवर
हमारा मात्रक होता है। ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा में जो लिखा हुआ उसको ही याद रखिए, ज्यादा जरूरत है। जरूरी थोड़ी ना कि यही चीज को दोबारा पूछे, ठीक है। एक बार पूछा कि भैया शक्ति का मात्रक क्या है, नेक्स्ट टाइम ये भी तो पूछ सकता है कि 1 HP बराबर कितना, ऑलरेडी पूछा भी है थोड़ा सा। 22 का हो जाएगा हमारा डी। 23 स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। समय अंतराल न्यूनतम कितना होना चाहिए हमारा, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको, कभी कभी देखते हो कि बाजा वगैरह भी इको करते रहता है, एक ही आवाज दोबारा से आने लगता है, तो उसी को कहते हैं। मतलब ये कब होता है, जब कोई ध्वनि जाती है किसी वस्तु से टकरा के वापस आपके पास आती है तो आपको दोबारा वो सुनाई देती है, तो उसी को इको कहते हैं, कह सकते हैं। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौट आती है तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। जिसका स्पष्ट गूंज के लिए 0.1 सेकेंड चाहिए। न्यूनतम दूरी इको के लिए कितना चाहिए, 17 मीटर गूंजता आवाज के लिए। और ये तो अपन देख ही चुके हैं, मानव कान कितना तक का आवाज सुन सकता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज तक, तो कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड। 23 का बी। चलिए 24 काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा किधर है भैया, ऊर्जा। और इसका मात्रक ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक होता है हमारा जूल। ये ऐसा ही मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक भी याद रखेंगे, सीजीएस मात्रक होता है अर्ग, और 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग, याद रखना जो अच्छी चीज है। दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारा ऊर्जा का ही मात्रक होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो ये भी याद रखिए, ये सब पूछे जाते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन पूछे जाते हैं। 11th आप जब पढ़े होगे उस टाइम में आपको कन्वर्ट कैसे 1 जूल इतने अर्ग के बराबर होता है ये वहां सिखाया जाता है। तो यदि आप 11th के हो तो 11th में अभी से फोकस करो, जो भी 11th के होंगे उनको कहिए कि भैया अपना यूनिट एंड डायमेंशन को सुधार कर रखे, आगे जाके जरूरत पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 24 का ए। 25 निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। एमीटर करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह को मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है। कौन, बैटरी ही ना इसको पावर देता है तो करंट चलता है। करंट का डायरेक्शन किसके वजह से होता है, यदि इस बैटरी को निकाल दोगे तो करंट इसमें प्रवाहित तो होगा नहीं, तो किसी कह सकते हैं किसी चालक में विभवांतर कौन बनाए हुए रखता है, बैटरी या सेल। तो ये हमारा हो जाएगा सेल या बैटरी। 25 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो, ठीक है। और लाइक कमेंट तो करना, अच्छा लगता है कि आप लाइक कमेंट करते हो तो थोड़ा लगता है कि हाँ चलिए कुछ हमने बताया तो आपको कुछ फायदा हुआ, क्योंकि इसी लाइक कमेंट पे तो हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो बोलिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।